Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss the most important MCQs on educational management. And so the first question here begins. चलिए, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following states the principles of scientific management theory? इनमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रिंसिपल है? यहाँ पे ऑप्शन है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन, पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। Second option है leisure time, work environment, harmony among employees and relation with employer, working hour, profit from work, work specialization and leisure time benefit. Fourth option है routine work, hierarchical structure, motivation and punishment. Very good. Yes, after a long time, Tilottama. Okay, very good. चलिए, सभी का सही आंसर आ रहा है. Great. Keep answering. ज्योत्स्नामयी, संगीता, गायत्री, सुरेखा, सरस्वती, प्रतिमा, ईशानी, तिलोत्तमा, जीता, सस्मिता, टिकिना, लिपक, मोनालिसा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो सभी का सही आंसर आया है. वेरी गुड पद्मावती. सो इट इज ए, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट बिलीव करता है साइंस पर, सिस्टमैटिक सिस्टम पर, मतलब सिस्टमैटिक, हर कोई चीज सिस्टमैटिक होगा, साइंस होगा, नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि जो प्री डिटरमाइंड या तो फिक्स सिस्टम नहीं रहेगा. ठीक है, हार्मनी रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, पर्सनल एफिशिएंसी भी रहेगा. आगे इसमें से और भी बहुत सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे. किसने दिया था क्या, ये सारे सवाल आएंगे आगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखेंगे. सेकंड क्वेश्चन मैच करने के लिए है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, फाउंडर कौन है? तो फर्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पोस्टकॉर, थ्योरी एक्स एंड वाई, पीडीसीए. ठीक है, प्लान डू जो होता है, पीडीसी साइकिल याद होगा आप लोगों को. ठीक है, वो वाला. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैकग्रेगर, एडवर्ड डेमिंग, पीटर ड्रकर, लथर गलिक. ठीक है, यस, कीप आंसरिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलिए, तो सभी का सही आंसर सी आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. देखिए, यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सभी थ्योरीज के बारे में हमको शायद याद नहीं होगा, इसलिए पोस्ट कॉर्प तो सबसे पॉपुलर है, हमें याद है. पोस्ट कॉर्प इज गिवन बाय लुथर गुलिक. ठीक है, अब पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट, ये एडवर्ड डेमिंग ने दिया था. तो यहाँ पे इसको मैच कीजिए बी को डी के साथ. यहाँ पे बी लिख देते हैं और इसको डी लिख देते हैं. ठीक है, अब देखिए बी और डी को मैच कीजिए. ठीक है, डी इज 2, बी इज 4. इसी को अगर मैच करते थे तो भी आंसर बन के निकल के आता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल के बारे में. इसको फाउंड किसने किया था? गुलिक एंड उरिक, एफ डब्ल्यू टेलर, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर. किसने दिया था? बहुत ही फेमस नाम है. बहुत अच्छे, वेरी गुड. कीप आंसरिंग. वेरी गुड. ईशानी, पद्मावती, संतोष, गायत्री, सुरेखा, लितिकिना, ज्योत्सनामयी, सस्मिता, व्रज, जीता, लिटिना, भारती, सरस्वती, उदय, लीपक, प्रतिमा, मोनालिसा, तिलोत्तमा, संगीता, दिलीप. बहुत अच्छे. सभी का सही आंसर फ्रेडरिक विंसलो टेलर का नाम है. फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया था, और जो बिलीव करता है साइंस पर, रूल ऑफ थंब को ये रिजेक्ट करता है, पुराने सिस्टम को ये रिजेक्ट कर देता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अफेक्ट द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है एम्प्लॉइज को? तो फर्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयर एंड सैलरी, टीम स्पिरिट एंड इक्वालिटी फॉर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशनल लेवल, एम्प्लॉइज डेडिकेशन एंड सैलरी. इनमें से क्या अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है, ये पूछा जा रहा है. चलिए, कीप आंसरिंग. वेरी गुड. संतोष, ईशानी, सस्मिता, ज्योत्सनामयी, मोनालिसा, संगीता, सरस्वती, टीकिना, प्रतिमा, वर्षा, जीता, लिटिना, उदय, तिलोत्तमा. वेरी गुड पद्मावती. तो सभी का सही आंसर सी आया है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड फ्रज. तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, स्कूल में काम करते हो, वहां पे आप क्लास 9th के टीचर हो. ठीक है,
और क्लास 9th के टीचर होने के नाते आपको वो सारे मतलब 9th क्लास में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जिम्मा दिया गया है, ठीक है। सो यू आर इन्वॉल्व इन मेनी प्रोसेसेस, आई मीन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स टू कैलकुलेटिंग द मार्कशीट्स, ठीक है, कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, फीडबैक एंड स्टूडेंट सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ आपको देने के लिए दिया गया है। नाउ अगर आपके 9th क्लास स्टूडेंट्स अच्छा मार्क सिक्योर करते हैं, सभी 90% से अबव रखते हैं, तो अगर आपको वहां पे मतलब आपने अच्छा काम किया है और आपका प्रोडक्शन अच्छा आया है, और अगर आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल आपको एक बार मतलब कि एक बार शाबाशी ना दे, एक बार फीडबैक ना दे, आपको अगर थोड़ा सा मोटिवेशन ना दे, आपको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, कि आपको थोड़ा सा प्रेज ना करे सबके सामने, तो फिर मतलब आप जो भी मतलब यूज करोगे, यानी कि जो भी आप काम करोगे उसमें आपको ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टीचर है जो काम करता है और उसे प्रेज करा जाता है, नॉट दैट कि आप हमेशा उन्हें उनको सैलरी दे दो, इंसेंटिव दे दो, ऐसे नहीं है, आप बस प्रेज कर दो एक बार, बस उतना ही उनके लिए काफी होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको वो काम करने में सपोर्ट मिल रहा है, वो काम करने में आपको प्रेज मिल रहा है, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ेगा ड्यू टू मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। अच्छा, मोनालिसा पूछ रहा है ग्रुप बी क्या होगा। देखिए, टीम स्पिरिट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, अब मैंने क्या कहा था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने क्वालिटेटिव मटेरियल्स है। अब सोच के देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर कॉलेजेस होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है, यही तो प्रोडक्ट्स का होता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, अ गुड टीचर ऑलवेज मेक्स 100% आउट ऑफ एनी मटेरियल, यानी कि जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम देखेंगे तो हमेशा आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, हमेशा आपको जैसे कि टीचर के लिए एक स्मार्ट बोर्ड मतलब क्लासरूम नहीं मिलेगा, शायद कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस ना मिल सके, लेकिन टीचर को हमेशा अच्छा प्रोडक्टिविटी देना है, अच्छा मतलब कि रिजल्ट निकालना है। उनके पास चाहे कोई भी सुविधा ना हो, जैसे गांव में ट्राइबल एरियाज में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, बट दे मेक आउट ऑफ 100%, यानी कि 100% वो एफर्ट देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा, सी, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशनल लेवल। क्लियर है मोनालिसा? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैंने क्या कहा था, इट ऑल रेस्ट ऑन द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ब्यूरोक्रेट जो मतलब मैनेज करते हैं उसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट कहा जाता है। इनमें क्या डिसएडवांटेज है, एम्प्लॉइज गेट इरिटेटेड, प्रोडक्टिविटी गेट्स अफेक्टेड, इट इज टाइम टेकिंग, लीडर हैज अ लॉट ऑफ रिस्क। इनमें बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा सुइटेबल ऑप्शन रहेगा? यस, वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है सभी का। तो चलते हैं इसका आंसर देखेंगे। यस, इट इज सी, इट इज टाइम टेकिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में होता क्या है, आपको पता है, इट हैज अ सर्टेन क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की। इसमें हायरार्की होता है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई भी मतलब बिल पास कराने के लिए, कोई भी आप मतलब डिपॉजिट करने के लिए, या फिर कोई भी ऑफिशियल काम में आप जाते हो, तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, हायरार्की में जाता है, ठीक है, फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल टू द सीनियर मोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट चलता है, सो फाइल यहां से वहां तक जाने के लिए टाइम लगता है, सो इट इज ऑलवेज टाइम टेकिंग, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी में एक चीज जो है वो है उनका चेन, यानी कि उनका जो हायरार्की होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें हायरार्की। डिसीजन लेट लिया जाता है, यहाँ पे सबका कंसर्न मिलना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो सीधा आप ऑफिसर के पास नहीं चले जाते हो, आप पहले पियोन, देन क्लर्क, देन सीनियर क्लर्क, देन पर्सनल असिस्टेंट, देन ऑफिसर, ठीक है। सो इट ऑलवेज टेक्स टाइम इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लियर? अब चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, असर्शन और रीजन है। असर्शन कह रहा है द मेन कंसर्न ऑफ ए मैनेजर इज टू मेक प्रॉफिट ऑफ फॉर हिज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजर चाहता है वो अपने कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके। रीजन ये है, लीडर हैज टू वर्क एज पर पीपल्स रिक्वायरमेंट, लोगों के हिसाब से उसे काम करना पड़ता है। तो इनमें क्या कह सकते हैं, असर्शन और रीजन क्या है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दीप्तिश्री, वर्षा, ज्योत्सनामयी, जीता, वंदना, सस्मिता, मोनालिसा, ईशानी, पद्मावती, दीपक, संतोष, सत्य, व्रज, सरस्वती, संगीता, टिकिना, मिनति, चेतना,
दिलीप चेक योर आंसर अगेन। गायत्री ओके। नाउ सी, सभी का आंसर ऑलमोस्ट बी आया है, बाकी कुछ लोगों का ए भी आया है। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। अब देखिए, असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनेजर जो भी मैनेज करेगा, आप मैनेजर मतलब जो मैनेज करता है, वैसे टीचर भी एक मैनेजर है, प्रिंसिपल भी एक मैनेजर है। वो क्या चाहता है, अपने स्कूल में अपने कॉलेज में बच्चे अच्छा स्कोर करे, ठीक है, सबको सेटिस्फाई कर पाए, यानी कि स्टूडेंट अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने जो भी स्टेक होल्डर्स को, टीचर्स को, स्टाफ को, सबको वो खुश करे। ठीक है, खुश करे मतलब इन द फॉर्म ऑफ अच्छा स्कोर करेगा तो सभी खुश होंगे। ठीक है, ये तो होगा, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में कह रहा है कि लीडर हैज टू वर्क एज पर पीपल रिक्वायर। लीडर जो है वो लोगों के नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए, जो कि ये भी सही है, लेकिन जो असर्शन के लिए ये बिल्कुल सही रीजन नहीं है। वो जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैनेजर प्रॉफिट देखेगा, इसमें पीपल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोई बात हुई नहीं है, यानी कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन असर्शन एंड रीजन, सो रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है, रीजन यानी जिस काम के लिए जो वजह है, जैसे कि आपको बुखार हुआ है, अगर पूछा जाए क्यों हुआ है, तो आप बोलोगे कल मैं गाना सुन रहा था, कल मैं गाना सुन रहा था इसलिए मेरे को बुखार हो गया। तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, गाना सुनना और बुखार होने में कोई रिलेशन नहीं है। सो इफ यू आर मतलब कि जो आपके पास असर्शन है वो रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन मत कीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि असर्शन के आसपास तो है ना, वहां पे मैनेजर की बात हो रही है, यहाँ पे लीडर की बात हो रही है, तो लीडर तो हमेशा लोगों के हिसाब से काम करता है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे लिख के चले आते। ऐसे मत करना, क्योंकि जब तक मतलब लॉजिक ये कहता है इसमें आप कि जब तक रीजन आपको असर्शन को पूरा जस्टिफाई नहीं करता, व्हेन योर रीजन डज नॉट जस्टिफाई द असर्शन, देन आपका आंसर बिल्कुल ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? Question number 7. What are the basic principles of TQM as a process? Total Quality Management as a process. क्या principle है इसके? Customer satisfaction, total employee involvement, salary to employees, effective communication, fact based decision. ठीक है, पूछा जा रहा है कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसमें, पढ़ के आराम से आंसर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एनालाइज करो क्वेश्चन को। टीक्यूएम का प्रिंसिपल है, तो मतलब यहाँ पे आपके 5 प्रिंसिपल्स है, पांचों के 5 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। और कौन सा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, नाम से ही पता चलता है कि एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें टोटली क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, यानी टोटली क्वालिटी मैनेज करना है, यानी कि दैट मीन्स कंट्रोल एज वेल एज रेगुलेशन। कंट्रोल भी करना है, जो अच्छे क्वालिटीज है उसको रखना भी है, और रेगुलेट करना है उनको जो अच्छे नहीं है। यानी कि जैसे आप क्या करते हो, डेली आपका प्रोग्रेस देखते हो, कितना पढ़ा मैंने, कितना छोड़ा मैंने, अब जो रिवीजन करना है उसको रिवाइज करते हो, जिसको पढ़ लिया है उसको बगल में साइड में रखते हो, और जो पढ़ना है उसको पढ़ते हो। दैट मीन्स यू आर मैनेजिंग द टोटल क्वालिटी ऑफ योर प्रिपरेशन। वैसे ही ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कौन से प्रिंसिपल है उसको देखेंगे। वेरी गुड, सबका आंसर डी आया है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक तो जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हो तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर यहाँ पे कौन है? स्टेक होल्डर्स। मैंने कहा था मैनेजमेंट ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे आपको कस्टमर, ठीक है, क्लाइंट, इस तरीके के वर्ड देखने को मिलेगी, लेकिन कस्टमर यहाँ पे है स्टेक होल्डर या तो स्टूडेंट। ठीक है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सभी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सभी साथ बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सैलरी टू एम्प्लॉय। ये आपको पढ़ के ही कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि सैलरी टू एम्प्लॉय, हम ये कभी नहीं कह सकते कि सभी एम्प्लॉय सैलरी के लिए काम करते हैं, इनफैक्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट में सैलरी की बात नहीं कर सकते, तो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड। एंड द नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेफिनेटली रहेगा, एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजन भी रहेगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following list of thinkers of management has developed the theory of variation? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा वेरिएशन थ्योरी या फिर वेरिएशन का एनी रिलेटेड स्टडी आपने क्या पढ़ा है? यस है तो एक बार मुझे बताना। एंड लेट अस थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ये पूछना है इनमें से कौन सा थिंकर है जिसने वेरिएशन वाला थ्योरी डेवलप किया था? पीटर ड्रकर, मॉर्टन एंड ब्लेक, एडवर्ड डेमिंग, हेनरी फ्योर। कीप आंसरिंग।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। वेरिएशन थ्योरी किसी ने अगर पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। सभी का सही आंसर सी आया है, तो सी इज द राइट आंसर। अब एडवर्ड डेमिंग, आपने नाम कहाँ पे सुना है? आपने सुना है जब हम चेंज की बात करते हैं, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में एडवर्ड डेमिंग आता है, और पीडीसी साइकिल तो है ही उनका, ठीक है। अब देखिए, ये जो पीडीसी साइकिल उन्होंने दिया था, यही जो थ्योरी है इसी से निकल के आया है, ठीक है। यानी कि पहले आप क्या करोगे, प्लान करोगे, देन उस पर काम करोगे, देन उसको फिर से चेक करोगे, देन क्या करोगे, फिर से एक्ट करोगे, ठीक है। प्लान किया, उसको मतलब जैसे कहते हैं ट्राई आउट जैसा किया, फिर आपने उसको चेक किया, वेरीफाई किया, अब एक्ट करोगे, यानी फाइनली इसको इंप्लीमेंट करोगे। तो ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ वेरिएशन से निकल के आया है। यानी कि इन्होंने कहा है वेरिएशन थ्योरी क्या होता है, when we try to do something different, when we try to bring some change, ठीक है। अब जो चेंज मैनेजमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, चेंज मैनेजमेंट, when you want to change something in the whole system is change management। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे वो चेंज लाएंगे, फर्स्ट यू हैव टू प्लान, देन डू, देन चेक, देन एक्ट। तो ये पीडीसीए साइकिल था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एट विच लेवल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट आर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नीडेड मोस्ट? किस स्टेज पर, किस लेवल पर एजुकेशनल मैनेजमेंट की हमें कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत जरूरी पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी पड़ जाएगा। एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट सच एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एट द लेवल ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, एट द लेवल ऑफ स्कूल सुपरवाइजर, एट द लेवल ऑफ स्कूल टीचर, किस जगह पे हमें कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जैसे हम यूं कह सकते हैं कि रूल्स जानना जरूरी है, नॉर्म्स जानना जरूरी है। किसको जरूरी है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट के लिए चाहिए, या फिर प्रिंसिपल के लिए, या फिर सुपरवाइजर के लिए, या फिर टीचर के लिए, कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगा? सभी का सही आंसर ए आया है, तो डेफिनेटली इट इज ए। क्योंकि देखिए, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उन्हें रूल पता होना चाहिए, उन्हें नॉर्म्स पता होने चाहिए, उन्हें वो सारे रेगुलेशंस पता होने चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए, यानी कि जो लोअर लेवल के लिए टॉप मैनेजमेंट में है, बाकी लोअर लेवल के लिए वो ग्रास रूट लेवल तक नियम बनाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के वो नियम बनाते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं, तो उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जरूरी है जानना। बाकी देखिए, प्रिंसिपल सुपरवाइजर टीचर, उनको टीचिंग स्किल, ठीक है, रेगुलेशन स्किल, थोड़ा सा यूं कह सकते हो मैनेजमेंट स्किल थोड़ा सा चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्किल यानी कि उनको पता होना चाहिए किसका काम क्या है, ठीक है। सीआरसीसी, बीआरसीसी, एसएमसी, ये सबका कॉन्सेप्ट नॉलेज एक एजुकेशनल मैनेजर को होना चाहिए, ठीक है। Next question is, the Department of Education of a state government invite proposal from DIETS for inclusion of items in the primary school curriculum, which in turn involves BRC, CRC, etc. Which approach it will be called as? अब देखिए, ये जो अप्रोच हम बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लीजिए डाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग होते हैं, उनको वो इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो अपना प्रपोजल दे सके, प्राइमरी स्कूल करिकुलम में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें ये जो पॉलिसी बन रहा है, या फिर ये जो सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बीआरसी और सीआरसी को बुला रहे हैं, ये सब को कुछ फाइनल करने के लिए, ठीक है। अब ये कौन सा मॉडल हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन, सिस्टम एनालिसिस, ग्रास रूट, एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए। और हाँ, अगर आप लोग कह रहे हो जो भी ऑप्शन आप सही मान रहे हो, अब ये मुझे बताइए कि ये ऑप्शन क्यों होगा जो आप सोच रहे हो। जस्टिफाई योर आंसर, आई वॉन्ट टू सी योर जस्टिफिकेशन, हाउ यू सपोर्ट योर क्वेश्चन और द आंसर, ठीक है। चलिए, ओके, सभी का सही आंसर डी आया है, सभी कह रहे हैं डी होगा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। क्यों होगा, क्या एनीबॉडी एक्सप्लेन। अब ये कह रहा है कि डाइट में से हमने प्रपोजल लिया है, प्राइमरी स्कूल करिकुलम में क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये जो डाइट से हमने ट्रेनिंग लिया है, हम बीआरसी, सीआरसी इनको भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन दो ही ऑप्शन में होंगे, एक होता है ग्रास रूट मॉडल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल। वही वही चेतना गायत्री, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ सी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। अब देखिए, जो बीआरसी सीआरसी होते हैं, दे आर नॉट द ग्रास रूट ओनली,
ग्रास रूट की अगर बात करें तो टीचर एंड स्टूडेंट्स होते हैं पूरा ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रपोजल लाता फ्रॉम द प्राइमरी टीचर्स, फ्रॉम द प्राइमरी हेडमास्टर्स, ठीक है, यस, तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर, दीज आर द ग्रास रूट लेवल्स, ठीक है। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो ग्रास रूट कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों है? क्योंकि बीआरसी, सीआरसी, ये सभी एक एक ऑफिशियल्स लेवल्स हैं, ठीक है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एडीओ, डीईओ, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इसलिए कहलाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। हाउ इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशनल मैनेजमेंट? मैंने पढ़ाया था एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, वही आपको बताना है। बाय एम्फासिस ऑन गेटिंग रिजल्ट, स्टेबिलिटी इन द सिस्टम एंड शेयर एबिलिटी ऑफ डिसीजन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है बाय एम्फासिस ऑन फॉलोइंग प्रोसीड्यूर्स, स्टेटस क्वो इन द organization and limited shareability of decisions, by emphasis on trend setting, excellence and multiplying decision, by emphasis on strategy, networking and building culture. Yes, keep answering. सिस्टम एनालिसिस मॉडल वो होता है, जैसे हम कहते हैं ना पूरा का पूरा स्कूल एक सिस्टम है, उसको हम एनालाइज करेंगे, दैट इज सिस्टम एनालिसिस, एज सिंपल एज इट इज। स्कूल एज अ सिस्टम, जैसे कि फैमिली एज अ सिस्टम, ठीक है, यूनिवर्सिटी एज अ सिस्टम। ओके, वेरी गुड, कीप आंसरिंग नाउ। व्रत, चेक योर आंसर। चलिए ओके, अब आंसर सभी का बी आया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट में ये डिफरेंस है कि एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एट द टॉप लेवल काम करता है। ओके ओके, नाउ सी, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा क्या करता है? रूल्स बनाते हैं ये लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे मेक पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी बनाता है, ठीक है, खुद के लॉज बनाता है या तो नॉर्म्स बनाता है, ठीक है, एंड दीज पॉलिसीज एंड लॉज आर अप्लाइड एंड एडमिनिस्ट्रेड, और यू मे से दीज लॉज आर प्रोटेक्टेड बाय द मैनेजर्स। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर आपको रूल बना देगा और मैनेजर को दे देगा, अब मैनेजर इसको मैनेज करेगा, अप्लाई भी करेगा और उसको रेगुलेट भी करेगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी सॉल्व मैनेजर ही करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट इज बेसिकली पॉलिसी रेगुलेटिंग एंड पॉलिसी सुपरविजन, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये क्या होता है। So it emphasizes the following procedure status quo in the organization and it has limited share ability of decision, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन इज एट द टॉप लेवल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्टेट के टॉप लेवल ऑफिसर्स के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट हर एक कॉलेज में होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है, हर एक ऑफिस में होता है, ठीक है। मैनेजमेंट जहां पे मैनेजर की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। सो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द टॉप, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में भी आपको पता चल रहा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है स्कूल या फिर कॉलेज में, दे नीड टू मीट और दे नीड टू कन्वे टू द एडमिन्स, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, हम उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन और रीजन पूछ रहा है। असर्शन है अ बजट इज एन बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या आपका एक्सपेंडिचर होगा, ये एक एस्टिमेटेड बैलेंस बताता है बजट। रीजन इन द हैंड्स ऑफ एन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, द बजट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस और मेथड ऑफ करंट कंट्रोल एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्लान, यानी कि बजट एक पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए रिकॉर्ड होता है, अभी के मतलब कि प्रेजेंट टाइम में वो कंट्रोल कर सकता है उसको और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। तो बताना है कौन सा सही है इसमें से। ओके, कीप आंसरिंग। चलिए यहाँ पे आंसर ए आ रहा है सभी का। ओके, सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि बजट क्या होता है, वो एक एस्टिमेशन होता है फ्यूचर के एक्सपेंडिचर पर,
फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल का 2 साल का जो आप बजट बनाते हो, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बजट बनाते हैं जो कि पास्ट को देखता है, फ्यूचर को देखता है और प्रेजेंट को भी देखता है, ठीक है। पास्ट को यानी कि आप बोलोगे कि बजट तो फ्यूचर देख रहा है तो पास्ट कैसे हो गया। अब देखिए पास्ट का मतलब है पास्ट में क्या खर्चे हुए। एक एग्जांपल है, जब आप कोई भी मान लीजिए फेयरवेल फंक्शन, यानी कोई भी पूजा करते हो आप, ठीक है, स्कूल कॉलेज में होता था ना कि सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, ये सब होता था। तो जो आप ये प्लान करते हो, जब भी आप फंक्शन करते हो कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, जो भी आप फेयरवेल वगैरह करते हो, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर का जो एक्सपेंडिचर है उसका हम लिस्ट निकालते हैं सबसे पहले, कि प्रीवियस ईयर में कितना खर्चा आया था, वो देखते हो। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया मिल जाए कि हम कितना कलेक्शन करेंगे, कितना खर्चा हुआ था और हमें कितना कलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए पिछली बार 50,000 रुपए खर्चे हुए थे फंक्शन में, तो इस बार आप सोच के चलोगे कि नियरली अबाउट 50 to 60,000 रुपीज हमें कलेक्ट करना है, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, सो नियरली 600 रुपीज विल बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल। तो ये अपने पास्ट परफॉर्मेंस देखे, क्योंकि जब भी आप एक्सपेंडिचर की बात करते हो, जब भी आप खर्चे की बात करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बजट बनाते वक्त पास्ट की चीजें को देखेगा कि पिछले साल या फिर प्रीवियस साइकिल में क्या हुआ था, क्या कुछ वेस्टेज हुआ था। मतलब हम पास्ट परफॉर्मेंस से हम कुछ सीखते हैं कि पिछली बार जो गलती किया गया था वो अब की बार नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको फिर से हमें मॉडिफाई करना है। अगर मान लीजिए पिछली बार हमने कुछ लॉस कर दिया था, मतलब जो चीजें कम जरूरी था उसको हमने ज्यादा ले लिया, तो अब बहुत ज्यादा यहाँ पे वेस्ट पड़ रहा है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं जो कि हद से ज्यादा मंगाए जाते हैं, जो कि वेस्ट होता है। जैसे कि खाना, एक इंसान 4 रोटी अगर खाता है, अगर वो 10 रोटी मंगा लेगा तो 6 की रोटी बच जाएगी। ये पास्ट परफॉर्मेंस से पता चलता है कि अब हमें 4 ही लाना है, ज्यादा नहीं लाना है। तो पास्ट में करंटली वो उसको कंट्रोल करता है एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब वही एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ेंगे। असर्शन है इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स पीपल। एक इफेक्टिव लीडर लोगों को मोटिवेट करता है। रीजन है पीपल में बी सेल्फ मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट। कभी कभी लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपको ये ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा सही है और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए कीप आंसरिंग। ओके वेरी गुड। ज्योत्सनामयी, गायत्री, सस्मिता, सत्य, जीता, व्रज, सरस्वती, ईशानी, दीप्तिश्री, लिटिना, पद्मावती, मानसी, दिलीप, दीपक, तिलोत्तमा, टिकिना, बहुत अच्छे अनिल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है। तो यहाँ पे देखिए बोथ आर करेक्ट, क्योंकि इफेक्टिव लीडर हमेशा मोटिवेट भी करता है और कभी कभी लोग सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं। लेकिन एसोसिएशन और रीजन, मैंने क्या कहा था, अगर एग्जैक्ट रीजन ना लगे तो तब तक दोनों सही नहीं होंगे। तो ये हमें एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लीडर मोटिवेट करेगा और यहाँ पे कह रहा है कि खुद ही खुद मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो दोनों में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन द लॉन्ग रन विच लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। अगर देखा जाए मतलब टाइम के हिसाब से टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, लॉन्ग रन हमेशा के लिए अगर चलना है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल सबसे बेस्ट होता है? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल। ये सिंपल सा सवाल है और डायरेक्ट सा सवाल है। हमने बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल देखे हैं। यस प्रतिमा, चेक योर आंसर अगेन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। सभी का आंसर डी ही आ रहा है, क्योंकि यही सही आंसर है। वेरी गुड, तो सभी का आंसर सही आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल में हमने क्या पढ़ा था कि जो लीडर है जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, खुद को या अपने जो उसको फॉलोअर्स, यानी कि उसके फॉलोअर्स को। लीडर विल ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द फॉलोअर्स, ठीक है। जैसे कि यस वेरी गुड, तो हम खुद के लिए, जैसे कि एक टीचर, मान लीजिए एक टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो क्या चाहेगा, खुद के बारे में सोचेगा या अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचेगा? स्टूडेंट्स को चेंज करना चाहेगा या खुद को? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब टीचर्स के पास आप कभी भी सक्सेस हो करके कभी भी जाते हो, तो वो क्या कहते हैं कि आपकी खुशी में, आपकी जीत में हमारी जीत है। ये कहते हैं स्कूल कॉलेज में, आपने देखा होगा आपके टीचर्स यही कहते हैं कि आप जहां जाते हो
वहां पे हमारा नाम होता है, इसलिए आपके खुशी में हमारी खुशी है और आपका पहचान हमारा पहचान होता है, इसलिए यू आर द फेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसलिए कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, द टीचर और द लीडर ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट और द फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स के बारे में सोचता है और फॉलोअर्स के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कोशिश करता है, फॉलोअर्स के मतलब जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से क्या फंक्शन है एजुकेशनल सुपरविजन का, आपको चूज करना है। कोऑर्डिनेटिंग डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव नेगोशिएशन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, रेगुलेटिंग मैनेजरियल टास्क, मॉनिटरिंग लर्निंग डेवलपमेंट। यस, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ज्यादा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस बार का जो रिस्पॉन्स आया है, वेरी फ्यू पीपल हैव अटेंडेड द मॉक टेस्ट। दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग कि आप लोग अटेंड ही नहीं करते। अगर नहीं करनी है तो बता दीजिएगा जरूर, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग अटेंड किए हैं, और उसमें से भी जो एवरेज स्कोर फिर से, जो पिछली मॉक टेस्ट में आपने अच्छा किया था, इस बार मॉक टेस्ट में फिर से वही गलती हुआ, और फिर से आप लोगों का जो एवरेज स्कोर है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो इस बार प्रिपरेशन बिल्कुल आप लोगों का अच्छा नहीं है, सो आई होप आप लोग इसको फिर से नहीं दोहराओगे और अच्छी करने की कोशिश करोगे। सो वर्क हार्ड एंड रिवाइज वेरी वेल, ठीक है। तो चलिए, सभी का सही आंसर आया है, इट इज सी। यहाँ पे देखिए कि एजुकेशनल सुपरविजन, सुपरविजन में हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। जो जो टास्क हो चुका है या तो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको हम सुपरवाइज करते हैं। देखिए, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल बनाया, मैनेजमेंट में उसको मैनेज किया। अब सुपरवाइजर करेगा क्या, देखेगा, यानी कि सब चीजों को अच्छी तरीके से देखेगा। मतलब जैसे कहते हैं कि इम्प्लीमेंट अच्छे से हुआ नहीं, या फिर हो रहा है, या फिर उनको क्या और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखे जाएंगे। सो एजुकेशनल सुपरवाइजर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, मैंने कहा था आपको कीवर्ड से ढूंढना है। डिसीजन मेकिंग अभी मैंने कहा किसके साथ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है, तो सुपरवाइजर के साथ नहीं होता है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। इफेक्टिव नेगोशिएशन, सुपरविजन में क्या होता है, नेगोशिएशन बिटवीन बोथ क्लाइंट्स, यानी कि मान लीजिए टीचर स्टूडेंट हो गए, इनके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट अस सी, ठीक है। अब सुपरवाइजर क्या करता है कि इफेक्टिव नेगोशिएशन, सुपरवाइजर मान लीजिए एक सुपरवाइजर है, जैसे कहते हैं हम कि ग्रास रूट लेवल पर, अब एग्जांपल लेते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं कि स्कूल में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है अच्छी तरीके से, बीआरसी या तो बीईओ, जो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अब ये नेगोशिएट क्या करेंगे दोनों के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या है। अब रिजल्ट आया है 10th का, तो 10th का रिजल्ट यानी पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में नेगोशिएट करेगा। पेरेंट्स कहेंगे कि मार्क कम हो गया, टीचर्स कहेंगे कि इस बार का रिजल्ट अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टूडेंट का प्रिपरेशन कम था। इन दोनों के बीच में नेगोशिएट कौन करेगा, यहाँ पे सुपरवाइजर करेगा, ठीक है। हाँ, देखिए सत्य, नेगोशिएशन क्यों है, नेगोशिएशन का मतलब है एक अंडरस्टैंडिंग। सुपरवाइजर हमेशा अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचता है। क्या अंडरस्टैंडिंग होता है कि दोनों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, मान लीजिए स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कॉलेज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, पेरेंटल डिस्ट्रप्शन होता है, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग में आप लोग देखिएगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच, टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक बहस चल जाती है, ठीक है। वहां पे नेगोशिएशन का मतलब है दोनों पार्टीज के बीच में एक नेगोशिएशन क्रिएट करना, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कहते हैं कि टीचर और पेरेंट्स में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो स्टूडेंट में अच्छा अचीवमेंट भी होगा, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, अब सपोर्ट प्रोवाइड करना ये तो करेगा ही, सुपरवाइजर हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि फॉर द मोर एंड मोर इंप्रूवमेंट, क्योंकि वो चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। यस लिटिना, नेगोशिएशन इज बैलेंस डिस्कशन बिटवीन बोथ द पार्टीज, ठीक है। अब ये सपोर्ट क्या होता है, देखिए, जब एक टीचर को सपोर्ट की जरूरत है तो टीचर को सपोर्ट करेगा, जब स्टूडेंट को सपोर्ट की जरूरत है तो स्टूडेंट को करेगा, जब पेरेंट्स को सपोर्ट की जरूरत है तो उनको भी वो सपोर्ट करता है। सो प्रोवाइड्स सपोर्ट, एजुकेशनल सुपरविजन ऑलवेज प्रोवाइड सपोर्ट। ये सत्य रंजन, हम इसमें क्या कह सकते हैं, नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं जो आप सोच रहे हो कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएशन आर बोथ
डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करेगा, नेगोशिएशन मतलब समझाना, हर चीजों को कन्वे करना, हर चीजों को दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से एक बैलेंस्ड तरीके से समझाना कि क्या होता है ये चीज। आप देखिएगा बहुत सारी चीजों में आप जो चाहते हो अवेयरनेस कराना चाहते हो लोगों में, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बट यू हैव टू मेक द नेगोशिएशन, यू हैव टू नेगोशिएट अमंग द पर्सन्स, ठीक है। अब आते हैं रेगुलेटिंग मैनेजरियल टास्क, ठीक है। मैनेजरियल टास्क मतलब अब सुपरविजन मैनेजर के नीचे है, यानी सुपरवाइजर मैनेजर के नीचे, ये हायरार्की है। तो मैनेजर विल लुक आफ्टर द मैनेजरियल टास्क, रेगुलेट करेगा मैनेजरियल टास्क, ठीक है, एट द ग्राउंड लेवल, ठीक। अब आते हैं हम लोग मॉनिटरिंग लर्निंग डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एजुकेशनल सुपरवाइजर्स। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, कोई कोई कह रहे हैं कि ऑप्शन बी भी होगा। सो लेट अस नॉट फॉरगेट कि यहाँ पे एजुकेशनल सेटअप की अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग पावर इज ऑलवेज विद द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे है मैनेजर्स, उसके नीचे है सुपरवाइजर्स, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज एट द टॉप लेवल, गेटिंग माई पॉइंट। इसी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। अ स्कूल प्रिंसिपल प्लान्स द टारगेट्स ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकिंग इन द नेक्स्ट 5 years। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एक स्कूल प्रिंसिपल टारगेट कर रहा है कि अगले 5 साल में हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे अपने स्कूल में। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ग्रास रूट प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, सिस्टम्स अप्रोच टू प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग। ओके, कीप आंसरिंग। ओके लिटिना, चेक योर आंसर अगेन। ग्रेट, कीप आंसरिंग, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे, सभी ने सही आंसर किया है। डी, आई मीन बी इज द राइट आंसर। देखिए ये ग्रास रूट प्लानिंग क्यों नहीं है? ग्रास रूट, अब देखिए स्कूल प्रिंसिपल प्लान कर रहा है, वो भी अगले 5 सालों के लिए। पर्सपेक्टिव का मतलब ही होता है फ्यूचरिस्टिक, पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी कि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होता है, ठीक है। अब देखिए आप जब पर्सपेक्टिव प्लानिंग करते हो, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका पर्सपेक्टिव यानी आपका नजरिया, फ्यूचरिस्टिक नजरिया होना चाहिए, फ्यूचर को देख के बनाते हो, फर्स्ट चीज है। सेकंड इज डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? जो भी आप डायमेंशन चूज करोगे, एक ही डायमेंशन पे काम करोगे, दैट इज पर्सपेक्टिव। और ये डायमेंशन क्या है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकिंग इन द नेक्स्ट 5 years, वेदर इट इज एकेडमिक एक्टिविटीज, वेदर इट इज ऑफिशियल एक्टिविटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। ये होता है आपका पर्सपेक्टिव प्लानिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज टू, अगेन सुपरविजन की बात कर रहा है। सुपरवाइजर क्या करता है? एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है, जहां पे जरूरत पड़े फीडबैक देता है, ठीक है। एजुकेशनल सुपरवाइजर क्या करता है? एजुकेशनल सेटअप को अच्छी तरीके से स्टडी करता है, हर चीज को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे हमने पढ़ा कि नेगोशिएट करता है, जहां पे प्रॉब्लम होता है वहां पे फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़िए इसका। क्या पर्पस है? बेसिक पर्पस क्या है सुपरविजन का, एजुकेशन सुपरविजन का? एंश्योर बेटर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, ensure effective teaching learning ambience in the school, ensure maximum attendance of learners in the school, ensure compliance to set rules and procedures। ये ऑप्शंस बिल्कुल मतलब सीधा सीधा लिखा गया है आंसर, लेकिन आपको बस डिस्क्रिमिनेटरी पावर आपके अंदर होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट कर पाओ कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू पिक ओनली वन एंड द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। दैट इज द स्किल ऑफ आंसरिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पूछ रहे हैं एजुकेशनल सुपरविजन का, वो भी बेसिक पर्पस, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, बाकी सारे तो पर्पस होते हैं, लेकिन बेसिक यानी सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? फर्स्ट देखिए, बेटर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन, जहां पे आपने मार्क कर लिया बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम अटेंडेंस, अटेंडेंस की सिर्फ बात होती है, ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लायंस टू सेट रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स और प्रोसीजर को हमेशा इंश्योर करना, ये भी गलत ही है। अब जो बेस्ट आंसर निकल के आता है, एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एम्बियंस इन द स्कूल, स्कूल में एक अच्छा वातावरण, ठीक है,
वो हम क्रिएट करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सके। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग यानी कि टीचिंग भी अच्छा होगा वहाँ पे और लर्निंग भी अच्छा होगा, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल सुपरविजन। अब ये क्यों होगा, इसको 100% सपोर्ट करने के लिए एक चीज मैं आप लोगों को पहले से ही बता दिया हूँ सुपरविजन पढ़ाते वक्त, अभी बता रहा हूँ। सुपरविजन में क्या होता है, एक होता है रिव्यू, यानी कि एक्टिविटी आप रिव्यू करते हो, क्या करते हो, रिव्यू। टोटल एजुकेशनल सेटअप को आप रिव्यू करोगे, पूरा का पूरा सिस्टम रिव्यू करके देखोगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या मतलब काम नहीं हो पा रहा है, अगर हो रहा है तो उसका पेस और भी थोड़ा सा बढ़ाए, ठीक है, ये होता है रिव्यू करना। दूसरा होता है फीडबैक देना, फीडबैक या फिर सपोर्ट जिसको आप कहते हो, फीडबैक देना या फिर सपोर्ट। और ये फीडबैक क्यों जरूरी है, क्योंकि वी वांट टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग एम्बियंस इन द स्कूल, स्कूल में हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट और भी बेहतर बनाने के लिए हम इसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल देयर इज ऑप्टिमम स्कोप फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज, कहां पे हम सबसे ज्यादा एनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, कौन सा मॉडल रहेगा या फिर कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल रहेगा। फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉडल बेस्ड ऑन लर्नर पार्टिसिपेशन, डिस्टेंस लर्निंग मॉडल बेस्ड ऑन यूज ऑफ आईसीटी सपोर्ट, discussion come lecture session model conducted by the teacher, transactional model based on collaborative projects। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन मॉडल की। ओके, सी, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है, इट इज डी। अब देखिए इसमें क्या होगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन, जैसे आप कहते हो आप जो सोच रहे हो या फिर जो बताना चाहते हो वो आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, यानी कि जैसे ट्रांजैक्शन मतलब बैंक में कैसे होता है ट्रांजैक्शन, आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट स्लिप लाते हो पैसे के साथ उसे डिपॉजिट करते हो, दैट इज ट्रांजैक्शन। मतलब यू गिव एंड दे टेक, वो भी कुछ एनकोड डिकोड करते हैं, यानी कि आपने एनकोड करके लिखा अकाउंट नंबर और उन्होंने क्या किया उसको आपके अकाउंट में डाल दिया, यानी कि आपने जो अकाउंट नंबर लिखा था उसने वहां पे आपका पैसा डाल दिया था, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपके अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट करते, नहीं, वो बस टाइप कर देते आपके अकाउंट में टाइप हो जाता है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डिकोडिंग, दे हैव अंडरस्टूड दैट यू वांट टू डिपॉजिट 50,000 इन योर अकाउंट, ठीक है। तो दैट इज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। और यहाँ पे ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो ये तो बस एडिशनल है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मतलब जहां पे कोलैबोरेशन रहेगा, तो ये बस एडिशनल है, बाकी ट्रांजैक्शनल मॉडल इज द कीवर्ड, यू विल फाइंड द आंसर हियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। द टेलरिज्म थ्योरी लेज एम्फासिस ऑन, टेलरिज्म जो थ्योरी है वो किस पे ज्यादा फोकस करता है, और मुझे ये बताइए कि ये जो टेलर है इन्होंने कौन सा थ्योरी प्रपोज किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीडियर इन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोटिंग इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग एम्प्लॉइज। टेलरिज्म थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एम्फासिस क्या है वो बताना है। यस बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर ए आ रहा है, बहुत अच्छे। यस, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन करा कि टेलरिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसके फाउंडर है। सभी का सही आंसर आया है, टेलरिज्म सबसे ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, ओके, यहाँ पे शायद कुछ एरर हो गया है, ओके कोई बात नहीं। टेररिज्म किस पे फोकस करता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले वेरीफाई कर लेते हैं इसको, क्या ये सही है कि गलत। सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट सही है। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ही अप्लाई करेगा। एम्फासिस किस पे देता है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट प्रोडक्शन, ये भी नहीं कहता है, हमेशा नहीं कहता है। प्रमोटिंग इंटरपर्सनल रिलेशन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बोथ द आंसर्स कैन बी करेक्ट, क्योंकि
हमने क्या पढ़ा था, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, तो ये सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर को अप्लाई भी करता है, एंड इट आल्सो प्रमोट्स इंटरपर्सनल रिलेशन अमंग एम्प्लॉइज। तो दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मिलता है एक ग्रेस मार्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which combination of following characteristics correctly describe the bureaucratic administration? इनमें से क्या है जो bureaucratic administration को सही से डिफाइन करता है या फिर डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट है वेल डिफाइंड रूल्स, एस्टेब्लिश्ड हायरार्की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग वर्क। बताइए कौन सा होगा? कीप आंसरिंग। अब देखिए ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हायरार्की होता है, काम होता है। ठीक है, बाकी सब तो रिलेशन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हिंट तो मैंने दे दिया ऑलरेडी। चलिए, तो जो सही आंसर आ रहे हैं वो डी आ रहे हैं, कोई कोई बी भी कह रहे हैं। ओके, चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों है देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी हायरार्की होता है, जो कि हमने पढ़ा बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए वेल डिफाइंड रूल होते हैं। यस, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स होते हैं, इट दे फॉलो रूल्स एंड रूल्स। उनके लिए रूल इज रूल, बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे हमने मैनेजमेंट लीडरशिप में क्या पढ़ा था, ग्रिड मॉडल में पढ़ा था कि मतलब इम्पोवरिश स्टाइल। ठीक है, और क्या पढ़ा था, पेरिश, प्रोडक्ट प्रोड्यूस और पेरिश। हाँ, वो डिस्कस करेंगे ईशान। प्रोड्यूस और पेरिस, या तो आप काम करो या तो निकल जाओ, वैसे ही रूल्स आर रूल्स। ठीक है, तो रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें होगा जरूर। उसके बाद आता है आपका एस्टेब्लिश्ड हायरार्की। एस्टेब्लिश हायरार्की, अब मैंने कहा ये तो हायरार्की पर ही आधारित है। ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे रोमन लेटर लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वही आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ सी, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अभी मैंने कहा कि हायरार्की अगर है तो स्टैंडर्ड तो रहेगा ही। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, देखिए एक चीज यहाँ पे नहीं होता है, जो सभी थ्योरी का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है, डीमेरिट होता है, वो ये है कि इनमें कोई इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं होता है। अब आता है कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग वर्क। अब देखिए जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसका, मैनेजर एज वेल एज वर्कर, इजंट इट? मैनेजर और वर्कर, इनके बीच में अगर इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा रहेगा तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि कैसे काम को कंप्लीट करा जाए। अगर दोनों में रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो फिर वर्कर्स क्यों सोचें कि मैनेजर का काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बहुत जगहों पे लोग काम करते हैं। ठीक है, वहां के अगर जो मालिक है, अगर वो अपने वर्कर को अच्छे से व्यवहार करेगा, अच्छे से उनका ख्याल रखेगा, थिंक अबाउट द वर्कर्स, देन द वर्कर्स विल स्टैंड विद द मैनेजर। कभी कभी अगर मैनेजर को कोई प्रॉब्लम भी आता है तो वर्कर विल स्टैंड विद देम। अगर मैनेजर बिल्कुल भी किसी की सुनता ही नहीं है, वो अपने ही मनमर्जी में काम करता है, तो वर्कर्स विल नेवर थिंक अबाउट द कंपनी, नेवर थिंक अबाउट द मैनेजर, दे विल ओनली कंप्लीट देयर ओन वर्क एंड विल लीव द वर्क प्लेस। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल या फिर कॉलेज पे काम करते हो, अगर आपको कभी सीएल की जरूरत हो या फिर किसी की छुट्टी की जरूरत हो, अगर आपके टीचर्स आई मीन प्रिंसिपल जो है या फिर हेडमास्टर आपको आसानी से कहते हैं ठीक है आप अपना काम कंप्लीट करके आइए, तो फिर जब भी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आएगा यू विल स्टैंड विद द हेडमास्टर, क्योंकि हेडमास्टर आपको कभी कभी स्कोप भी देते हैं, आपको मतलब प्रॉब्लम में साथ खड़े होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉम्बाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, सो द आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव इज, जब भी हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा होता है? लो लिटरेसी रेट, हाई ड्रॉप आउट रेट, वीक मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। स्कूल मैनेजमेंट क्यों इफेक्टिव नहीं होता है? अब इसमें से आपको आंसर बिल्कुल बाहर निकल के आ ही जा रहा है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट में बच्चों के रिलेटेड कोई चीज होता ही नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट में बच्चों के रिलेटेड कुछ भी चीज नहीं होता है, का मतलब है लो लिटरेसी रेट।
लिटरेसी रेट का स्कूल मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मैनेजर की बात कर रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। ड्रॉप आउट रेट का भी कोई लेना देना नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। सो द आंसर वुड बी यस, वीक मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट ही सही नहीं है तो फिर आपका स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा ही नहीं, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग स्कूल मैनेजमेंट इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से क्या एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप नहीं है? सीधा सा क्वेश्चन है। ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, इंस्ट्रक्शनल, लेसेस फेयर। वेरी गुड। नो व्रज, चेक योर आंसर अगेन। ओके, सभी ने आंसर सी किया है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शनल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, ऑथोरिटेरियन होता है, जहां पे ऑथोरिटी डिक्टेटरशिप जैसे कहते हैं, यानी कि एक लीडर है या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिर्फ अथॉरिटी की बात सुनता है, ठीक है, ऑथोरिटी बेस्ड होता है, मोनोटोनस होता है, डिक्टेटर होता है। वैसे डेमोक्रेटिक में आप लोगों को पता है इक्वल चांस सभी को मिलता है। लेसेस फेयर में क्या होता है? देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द पीपल एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहेगा लेसेस फेयर। ठीक है, ओके। ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन किस पर आधारित है? म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफियरेंस, डिक्टेटरशिप, ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने कहा था ऑथोरिटेटिव, यानी कि जहां पे ऑथोरिटी डिक्टेटरशिप, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि मोनोपोली, ठीक है, अथॉरिटी खुद अपने से सब कुछ डिसाइड कर रहा है, ठीक है, किस पे ही आधारित रहेगा? यस, अगर वो सब कुछ खुद ही कर रहा है तो वो डिक्टेटर है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव है, ठीक है, ओके। ये तो शायद समझ में आ रहा है, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, डिवीजन ऑफ वर्क कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं काम को एज पर द पोर्टफोलियो। जैसे कि कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग का काम, कोई फिटर है फिटर का काम, कोई मैनेजर है मैनेजर का काम, कोई रिसेप्शनिस्ट है तो उसको रिसेप्शनिस्ट का काम, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि काम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सभी का आंसर बी आया है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि किसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए, ठीक है। कहते हैं ना, एवरीथिंग एट राइट प्लेस एंड एवरीथिंग एट राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर एवरी पीपल, ठीक है। जिस लोगों को जो भी काम है, अभी मैं किसी इंजीनियर को कहूं कि एक कविता लिख दे और जो कवि है उसको कहूं कि इंजीनियरिंग का काम कर दे, तो नहीं होगा। इसलिए हमें डिवाइड करना है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल इट्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। सीधी सी क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, स्टाफिंग। यस, चलिए सभी का सही आंसर आ गया है, इट इज स्टाफिंग, ठीक है। हम लोग जब स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ लीडर कैन बी मोस्ट कॉन्फिडेंट दैट अ ग्रुप इज फंक्शनिंग वेल व्हेन। एक कॉन्फिडेंट मतलब एक लीडर तभी कॉन्फिडेंट हो सकता है कि यस हमारा ग्रुप बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। कब? जब मोस्ट पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉयिंग द टास्क, द इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट ऑकर, रिवॉर्ड सिस्टम इज मोर देन एडिक्वेट, पार्टिसिपेंट आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर ऑन एन ओपन बेसिस। बताना है ये कौन सा आंसर होगा? ओके, चेक योर आंसर ईशानी अगेन। यस, ज्योत्सनामयी, बादल, गायत्री, सरस्वती, उदय, दीपक, बहुत अच्छे। चलिए सभी का आंसर डी आया है, सो इट इज ऑब्वियसली डी। वेरी गुड व्रज। यहाँ पे देखिए, लीडर कब पता कर सकता है? मान लीजिए आप एक ग्रुप के लीडर हो, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिस के हेड हो, ठीक है। ऑफिस में सभी जो क्लर्क्स हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? मतलब ऑप्शन डी पे फोकस कीजिए, क्योंकि हम आंसर सीधा डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेंट्स आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर ऑन एन ओपन बेसिस। अगर क्लासरूम की भी बात करें, जहां पे सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और काम शेयर कर रहे हैं। जैसे होता है क्या, जब भी हम कोई जैसे एडमिशन प्रोसीजर हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, यहाँ पे सभी का कोऑपरेशन, सभी का पार्टिसिपेशन, सभी का इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो वहां पे अगर आपके पार्टिसिपेंट्स
एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से सजेशन ले रहे हैं कि भाई ये कौन सा काम है, ये कैसे किया जा सकता है। दे विल टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दे विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, दे विल हेल्प ईच अदर इन कंप्लीटिंग द कॉमन टास्क, क्योंकि हम सभी का एक कॉमन गोल होता है, उसी कॉमन गोल को हमें फुलफिल करना होता है। ठीक है। यस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट डू नॉट ऑकर, मतलब कि आपका ग्रुप सही से तभी काम करेगा जब कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या हम हमेशा यही चीज को फोकस कर सकते हैं? मतलब आप जो कह रहे हो ये सही है, नो डाउट ये सही है कि अगर झगड़ा नहीं है तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मोस्ट कॉन्फिडेंट, जब लीडर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मेरा ग्रुप सही से, बिल्कुल सही से काम कर रहा है, जब पार्टिसिपेंट अपने साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक, ओके, ठीक है। ऐसे मतलब कहते हैं ना कि मान लीजिए आपके ग्रुप में जितने अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, मैं कब सोचूं कि आप लोग सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हो और आप ग्रुप में अच्छे से सभी के साथ डिस्कस कर रहे हो पढ़ाई। आप मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों में कभी भी इस ग्रुप में मैंने झगड़ा नहीं देखा, इसका मतलब है ग्रुप अच्छे से काम कर रहा है। ये नहीं कह सकता, क्योंकि झगड़ा नहीं है तो काम अच्छे से कर रहा है, ऐसे हम बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। स्पेसिफिक प्लान इज कंसर्न विथ, स्पेसिफिक प्लान किसके साथ कंसर्न करता है? टाइप्स ऑफ प्लान अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिसिटी, अकॉर्डिंग टू ब्रेथ। ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब गुलाब जामुन क्वेश्चन सीधा रखा गया है, स्पेसिफिक प्लान एंड स्पेसिफिसिटी। सिंपल सी बात है। तो आई होप सभी का सही आंसर आया है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सभी का आया है। सो स्पेसिफिसिटी प्लान मतलब स्पेसिफिक प्लान तभी बनाया जाता है जहां पे हमें स्पेसिफिसिटी यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिकेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने जब ये मॉक टेस्ट दिया था, मैंने कहा था दिस इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन आएगा, ये स्पेसिफिक था, इसलिए ये स्पेसिफाइड प्लान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु यूज द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर? लीडर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए किसने कहा था एम्प्लॉय सेंटर्ड होता है लीडर, या तो प्रोडक्शन सेंटर्ड होता है? ब्लैक एंड मैकेंसी, फिडलर, मैक्ग्रेगर, लिकट। बताइए कौन होंगे? बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। सभी का सही आंसर डी आया है, सो डी विल बी द राइट आंसर। लिकट ने कहा था एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर कैन डिस्क्राइब अ लीडर बिहेवियर। अगर वो एम्प्लॉय सेंटर्ड है तो बहुत अच्छे हैं, अगर प्रोडक्शन सेंटर्ड है तो वो बिल्कुल भी सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में सोचता है, कोई मतलब रिलेशन नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है मैनेजर एंड वर्कर्स के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच थ्योरीज आर द अप्रोचेस टू स्टडी द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्फासाइज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर? ऐसा कौन सा थ्योरी है लीडरशिप में जो कि लीडरशिप को स्टडी करता है अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के हिसाब से लीडरशिप को तय करता है? वो कौन सा थ्योरी है? कंटिजेंसी थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, इंस्पिरेशनल थ्योरी? ये भी बिल्कुल गुलाब जामुन क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पर्सनैलिटी टाइप्स पढ़े थे या फिर पर्सनैलिटी थ्योरीज पढ़े थे लीडरशिप में, कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, उनमें सबसे पहला थ्योरी ये वाला था। ठीक है। यस, सभी का सही आंसर सी आया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रेट थ्योरी, ट्रेट यानी क्वालिटी, यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर। अगर वो अच्छा मतलब अच्छा उसका कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, उसका फिजिक अच्छा है, ठीक है, उसका ओरेशन अच्छा है, उसका काम करने का तरीका अच्छा है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छा है, दीज आर द ट्रेट्स। ठीक है, उनमें वो क्वालिटीज हैं। तो जो लीडर जिसका पर्सनालिटी यानी ट्रेट अच्छा होता है, वो लीडर इफेक्टिव होता है, ट्रेट थ्योरी में यही माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोस्ट कॉर्प? पोस्ट कॉर्प के बारे में कौन सा सही नहीं है? गुलिक कॉइन द एक्रोनिम, ये जो पोस्ट कॉर्प जो है ये गुलिक ने दिया था। इनकॉर्पोरेट द फंक्शन ऑफ ए मैनेजर, यहाँ पे एक मैनेजर के फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करा जाता है पोस्ट कॉर्प में, क्योंकि ये मैनेजर ही करता है पोस्ट कॉर्प। कंसिडर ह्यूमन एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ह्यूमन को भी कुछ मानता है, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन भी होता है, इंसान का कोई एग्जिस्टेंस होता है इसमें। नेक्स्ट इज इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल पर आधारित होता है। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, इट इज नॉट करेक्ट अबाउट पोस्ट कॉर्प पूछ रहा है। यस, कीप आंसरिंग।
ओके, ज्योत्सनामयी, अनिल, जीता, दीप्तिश्री, सरस्वती, सत्य, ईशानी, पद्मावती, वंदना, मोनालिसा, व्रज, लिपक, उदय, पिंकिना, बादल, दीप्तिश्री, गायत्री, ईशानी, सत्य। ओके, बादल, सरस्वती, जीता, ज्योत्सनामयी, लिपक, गायत्री, पिंकिना, दिलीप। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर। सो इट इज ऑप्शन नंबर 3, आई मीन ऑप्शन नंबर सी, इट इज कंसिडर्ड ह्यूमन एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट कर्व में कहीं पे भी ह्यूमन एलिमेंट के बारे में सोचा ही नहीं गया, क्योंकि आप जो भी प्लानिंग की बात करते हो, ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हो, स्टाफिंग, ठीक है, जो भी आप बात करते हो, ये अंत तक सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? मैनेजर, वो भी आउटपुट रिलेटेड। हाउ हाउ वेल और हाउ मच प्रोडक्शन यू कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से क्या 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं था? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, सबऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे भी गलत आंसर्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ऑप्शन से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल में से नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, सभी का गलत आंसर आ रहा है, बस कुछ ही लोग सही आंसर कर रहे हैं, एंड द ऑप्शन इज डी, ठीक है। अगर डी ऑप्शन अच्छे से पढ़े होते तो आंसर बिल्कुल सही आता। देखिए, ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, ऑर्डर भी होता है, क्योंकि 14 प्रिंसिपल्स में हमने क्या पढ़ा था कि आपका एक हायरार्की होता है, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, हायरार्की होता है, यानी कि यहाँ पे आपके सीनियर्स रहेंगे, आपके जूनियर्स रहेंगे, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर, ये होता है। लेकिन इसको देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है, समझ रहे हो? तो उसमें प्रिंसिपल में क्या लिखा था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही ऑप्शन था जो कि यहाँ पे गलत है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको ग्रुप को फोकस करना पड़ेगा, देन सबऑर्डिनेट करोगे आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि खुद के बारे में बाद में सोचोगे, पहले आप ग्रुप के बारे में सोचोगे। यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, सो यू शुड फोकस ऑन द ग्रुप फर्स्ट, देन ऑन यू, ठीक है। जब भी आप काम करते हो, खाना खाने के लिए भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि आप काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, बाद में खुद के बारे में सोचते हो, ठीक है। दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ग्रुप इंटरेस्ट। मास, यस, पहले हम लोगों के बारे में सोचेंगे, फिर अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? यहां तक कोई, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? अगर नहीं है, एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है, ओके। शैल वी मूव? चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, PERT, PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। PERT क्या है, एक बार लिख दीजिए कमेंट में जरूर। PERT क्या है वो लिखिए। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ऑल ऑफ दिस। PERT क्या है वो भी लिखिए जरा। चलिए, ओके, वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सो इट इज ऑल ऑफ दिस। PERT क्या है अभी तक किसी ने नहीं बताया? वेरी गुड, वेरी गुड, ईशानी, सुरेखा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, वेरी गुड, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, ये एक टेक्निक होता है। इसमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी जाएगा, पेसिमिस्टिक टाइम भी जाएगा, हर एक टाइम को हम जब एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, इसको पर्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, स्वॉट एनालिसिस। पर्ट हो गया, अब स्वॉट में आएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसमें से क्या ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिपेयरिंग अ स्वॉट एनालिसिस? It should focus on where the organization is today, not where it could be in future. Present के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। SWOT analysis is objective, इस ऑब्जेक्टिव होता है।
थर्ड कह रहा है इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड ग्रे एरियाज, ये सिर्फ स्पेसिफिक होना चाहिए और ग्रे एरियाज को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, इट शुड एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड इग्नोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, बाकी कॉम्पिटिटर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। ओके अब देखिए जो आंसर्स आप लोग कर रहे हो इसमें बहुत सारे गलत आंसर्स तो आ रहे हैं, ठीक है। इट शुड बी द ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। क्यों होगा, अब देखिए जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ठीक है। सो ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, तो ये गलत है। ये ऑब्जेक्टिव है, स्वॉट एनालिसिस सिर्फ ऑब्जेक्टिव, नो, इट कैन बी सब्जेक्टिव ऑल्सो, इट कैन बी डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। अब आते हैं एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, इग्नोर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं सोचते, ऐसा भी नहीं होता है। हमारे पास जो थ्रेट है इसमें कॉम्पिटिटर आते हैं, क्योंकि देखिए आपका परसेंटेज है 96%, आपको तब तक कोई डर नहीं है जब तक कोई 96% से ज्यादा नहीं आ जाता, 96.1 जब भी आ जाएगा तब ये आपके लिए एक थ्रेट बन जाएगा। सो इसमें थ्रेट में कौन आते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है अबाउट प्रिपेयरिंग SWOT एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कौन सा बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है कि इट शुड बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड ग्रे एरियाज, यानी कि SWOT एनालिसिस स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव होने से, ये सिर्फ प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोचने से या फिर कॉम्पिटिटर्स के ना देखने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक ही चीज कह रहा है कि SWOT एनालिसिस शुड बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक तो होता है स्पेसिफिसिटी, क्योंकि SWOT एनालिसिस जब भी करा जाता है ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी SWOT एनालिसिस करते हो। से फॉर एग्जांपल आप एक इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए एक ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज में क्या करते हो आप कि से फॉर एग्जांपल उनका मान लीजिए कि एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम का SWOT एनालिसिस आप करोगे, ऑटोनोमस कॉलेज का एग्जामिनिंग सिस्टम, आप स्ट्रेंथ निकालोगे क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब आगे जाकर के ये क्या फायदा देने वाला है कॉलेज को, ये सोचते हो। और फाइनली आप थ्रेट के बारे में भी सोचते हो, क्या भी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आप क्या करोगे, SWOT एनालिसिस करते वक्त हमेशा कोशिश करना इट शुड बी स्पेसिफिक, ठीक है। तो अब जो मतलब चार प्रकार से जो चीजें होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, तो यहाँ पे एक ही चीज आपको फोकस करना है, इट शुड बी, आई मीन फोकस्ड, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड ग्रे एरियाज, अवॉइड ग्रे एरियाज, मतलब कि जो चीजें आपको थ्रेट लग रहा है, ठीक है, जहां पे आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, दैट यू शुड अवॉइड अवॉइड। से फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्जाम में जाते हो, टोटल आपकी जितनी यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स तो आपके स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सभी यूनिट्स में स्ट्रांग हो, कोई ना कोई एक यूनिट रहेगा जहां पे आप थोड़ा सा वीक हो, तो वो आपके लिए एक थ्रेट है, तो वो आपके लिए ग्रे एरिया बन जाता है, और आप क्या करते हो, यू ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आप क्या करते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो ज्यादा ला करके इसमें मैनेज कर देना आप चाहते हो, या फिर यूं कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम आप इस बार फेस किए हैं, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर सके एग्जाम में और आपका टाइम खत्म हो गया, मतलब ऐसे राउंड करते करते टाइम निकल गया, तो इस बार आपको उसको अवॉइड करना है, दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड द ग्रे एरियाज, ठीक है, डिफिकल्ट एरिया। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या इनकरेक्ट है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक ऑफ प्रिंसिपल, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं। इट इज अ सोशल साइंस, इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से क्या इनकरेक्ट होगा। चलिए बिल्कुल सही, सभी का सही आंसर आ गया है, वेरी गुड। सो इट इज डी, मैनेजमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। यस इट इज सिस्टमैटिक प्रिंसिपल, सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये सोशल साइंस का भी एक पार्ट है क्योंकि ह्यूमन रिलेशन की स्टडी करता है, ह्यूमन रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, कोलाबोरेशन, ठीक है, सपोर्ट, ये सब की बात करता है। इन एग्जैक्ट साइंस, साइंस तो है लेकिन एग्जैक्टली ये साइंस नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब हमेशा साइंस ही नहीं होगा, क्योंकि
नॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज भी तो है, ठीक है, तो इसलिए बाकी सब हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता, मैनेजमेंट कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वंस थॉट कैन बी कॉल्ड। जब हम थॉट शेयर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं किसी दूसरे के थॉट को, उसको क्या कहते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सभी का सही आंसर भी आया है, तो सी सबने आंसर किया है, इट इज सी, कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करते हो अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स के बारे में दूसरों को बताते हो, एंड यू एक्सप्लेन अदर्स थॉट एंड प्रिंसिपल्स आल्सो। 36 क्वेश्चन, which of the following can be described as the disadvantage of laissez-faire leadership? laissez-faire leadership का कौन सा disadvantage है वो बताइए? leadership confusion, lack of structure, lack of support, all of this। laissez-faire में मैंने कहा था कि इसमें सभी अपने आप को लीडर समझते हैं क्योंकि सबको फ्रीडम दे दिया गया है, आप अपना काम कर लो। यहाँ पे लीडर बिल्कुल यूं कह सकते हो कुछ करता ही नहीं है, बैठा रहता है दिन भर, लेजी हो जाता है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया अभी याद नहीं, जिसको ज्यादा करना चाहिए था उसको कम, एक्सपीरियंस वालों को कम और नॉन एक्सपीरियंस को ज्यादा काम दे देते हैं। सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि लेसेस फेयर लीडर कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, बस उनको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये जो ऑप्शन, यस वेरी गुड, सभी का डी आंसर आया है। सो लेसेस फेयर के ये सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मैनेजमेंट स्टाइल वो बताइए। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर। पर्सुएसिव मैनेजमेंट इज द टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। पर्सुएसिव मतलब कि जहां पे आप परसुएड कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, दबाव डालने की कोशिश करते हो, वो ऑटोक्रेटिक में चला जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल मैनेजमेंट इज द टाइप ऑफ लेसेस फेयर मैनेजमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो कि आप लोगों में बदलाव लाना चाहते हो, वो लेसेस फेयर के अंडर में आता है। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए फिर से वही कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, कुछ आंसर्स बी आ रहे हैं, कुछ आंसर्स डी आ रहे हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? देखिए ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पे थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? एक डेमोक्रेटिक लीडर करता है, हमेशा याद रखिए। डेमोक्रेटिक लीडर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचता है। मैंने कहा आप एक मालिक हो, यू आर द ओनर और यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर हो, यहाँ पे वर्कर्स है, ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स है। अब आप चाहते हो इनमें बदलाव लाना, मतलब कि वर्कर्स अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं पिए, उनके बच्चों को स्कूल मिले, ये सब आप चाहते हो, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डेमोक्रेटिक हो गया। अगर ये डेमोक्रेटिक है तो ये लेसेस फेयर कैसे हो जाएगा? लेसेस फेयर में तो आप अपना काम बांट देते हो और आप खुद रेस्ट करते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देते हो, वो अपने में करते हैं, आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, डिसीजन मेकिंग में रहते हो नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर। पर्सुएसिव मैनेजमेंट ऑटोक्रेटिक में आता है क्योंकि आप यहाँ पे फोर्स कर रहे हो, यहाँ पे दबाव डाल रहे हो कि मतलब मैनेजमेंट जो है यहाँ पे दबाव से चलता है, दैट इज ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, which leadership style tends to centralize authority and make unilateral decision? इनमें से क्या लीडरशिप स्टाइल है जो कि सभी अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर इज विथ वन पर्सन और वन ग्रुप, एंड मेक यूनिलैटरल डिसीजन, सिर्फ एक ही डिसीजन लेता है, बाकी किसी से कंसल्ट करता नहीं। यूनि मतलब एक ही होता है, ठीक है, एक ही इंसान यहाँ पे डिसीजन सब कुछ ले जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल होता है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल, डेलीगेटिंग स्टाइल एंड लेसेस फेयर। वेरी गुड। कीप आंसरिंग। ओके, सभी का आंसर बी आया है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है जहां पे अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज। मैंने कहा था आपको सिर्फ कीवर्ड ढूंढना है, यहाँ पे क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जब सभी पावर्स एक ही मुट्ठी में हो, दैट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following statements best describe the concept of transactional leadership according to Max Weber's theory of bureaucracy? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इन्होंने कहा था बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर ने। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट इज द लीडर सेट्स क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड रिवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट द फॉलोअर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सेकंड है लीडर्स
make decision autonomously and expect followers to comply without question. The leader strives to inspire and motivate followers to achieve extraordinary outcomes. Leader involves the followers in decision making process to increase their commitment and satisfaction. बताइए कौन? ओके ओके, लेट अस सी। बहुतों का आंसर ए आया है, डी भी आंसर कुछ आया है। सो लेट अस चेक ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है? मैंने कहा था गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शनल लीडर मतलब मैंने कहा था कि लीडर कहता है गिव, यानी कि गिव योर वर्क एंड टेक द रेम्युनरेशन। काम करो और पैसे ले जाओ, ठीक है। गिव योर लेबर, टेक द रेम्युनरेशन। तो यही होता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो इन्होंने ये कहा था लीडर सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिवॉर्ड्स और पनिशेस द फॉलोअर्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। मान लीजिए जैसे प्राइवेट कंपनीज में टारगेट दिया जाता है। टारगेट आपको क्या करना है? 10 मान लीजिए वाटर प्यूरिफायर्स, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर्स कहते हैं। तो वाटर प्यूरिफायर आपको 10 सेल करने हैं इस महीने में। अगर आप 12 सेल करते हो तो 10 का तो आपको सैलरी जो 10,000 होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही साथ जो बाकी दो आपने बेचे हैं उनमें से आपको 2% का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए 10,000 का आपने बेचा है तो 20,000 का दो बेचा है, तो आपको यहाँ पे 4%, टोटल 4%, और 4% हो जाता है आपका नियरली 4,000, ठीक है। 4,000 रुपीज आपको इसमें ऐड करके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और अगर आप अच्छा करते हो, ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया, तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाए, 7 ही सेल हुए हैं इस महीने में, तो बाकी के 3 जो सेल नहीं हुए हैं उसका 5% आपके सैलरी में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि सैलरी हेल्ड अप हो जाएगा इधर, या तो 3 का मतलब 30,000 का 5%। अब देखिए 6,000 इनसे आपका नुकसान हो गया, तो सैलरी था 10,000, मिलेगा आपको 4,000, ठीक है। तो ये आपका पनिशमेंट है, ठीक है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वालिटी एश्योरेंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वालिटी एश्योरेंस किसके साथ रिलेटेड है? स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज टू एंश्योर द फाइनेंशियल प्लान, set of activities that ensures that the services and product meet the requirements, set of activities that ensures that the supplier customer quality issues are properly resolved, set of activities that include inspection and planning। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ओके, वेरी गुड। अनिल, व्रज, जीता, पिंकीना, सरस्वती, पद्मावती, जोशना, बहुत अच्छे। कीप आंसरिंग। ओके, वेरी गुड। ईशानी, लिपक, बहुत अच्छे। कीप आंसरिंग, वेरी गुड। संगीता, दिलीप, दीप्तिश्री, ग्रेट। सभी का सही आंसर आ रहा है। द राइट आंसर इज सी, डेफिनेटली। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज। क्वालिटी अश्योर करने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, बी अश्योर्ड, अश्योर हो जाइए, बिल्कुल भरोसा कर लीजिए, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए क्या करेंगे? दीज आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एंश्योर दैट द सप्लायर कस्टमर क्वालिटी इश्यूज आर प्रॉपर्ली रिजॉल्व। कुछ एक्टिविटीज जैसे कि क्वालिटी एश्योर करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेट स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी बरकरार रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम रेगुलर क्लास करेंगे, हम मॉक टेस्ट कराएंगे, हम स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कराएंगे, हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हम क्या करेंगे कि डाउट्स क्लियर करेंगे, तो क्वालिटी बरकरार रहेगा। अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे मतलब वेजिटेबल शॉप मान लीजिए, या फिर कहीं पे भी दुकान में आप खा रहे हो, अगर ज्यादा कस्टमर होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, जिससे उनका क्वालिटी डिग्रेड होता है। सो द एक्टिविटीज आर समहाउ डिस्ट्रैक्टेड। तो आपको ये जो एक्टिविटीज हैं, कुछ एक्टिविटीज आपको मेंटेन करने होंगे फॉर क्वालिटी एश्योरिंग। जैसे कि आप जब भी मतलब सब्जी मार्केट जाते हो कुछ क्वालिटी वेजिटेबल्स खरीदने, आप क्या करते हो? यू अश्योर द क्वालिटी बाय चेकिंग। आप चेक करते हो अच्छी तरीके से, तब जाकर के आप ये खरीदते हो। तो
फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी यू नीड सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज टू बी डन। जैसे नैक होता है, नैक का काम क्या होता है? क्वालिटी एश्योर करने के लिए नैक का एक एक्टिविटी होता है कि वो पीयर रिव्यू करेगा, एसएसआर रिपोर्ट होगा, उसके बाद वो पीयर विजिट करेगा, फिर जाकर के वो अश्योर करेगा कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो ये एक्टिविटीज फिक्स्ड है, इसलिए सभी कॉलेजेस नैक से पहले अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। अगर वो डर नहीं होता, अगर वो एक्टिविटी नहीं होता, तो कोई भी काम करता ही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हु रोट द बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लिंडल वुरविक, लूथर गुलिक, राल्फ टाइलर, हेनरी फ्योल, किसने लिखा था ये किताब? बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग। बहुत ही आसान सा सवाल। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंच इंजीनियर है ये जिन्होंने ये किताब लिखा था। वेरी गुड, सबका सही आंसर डी आया है। सो हेनरी फ्योल इज द राइट आंसर। ये एक फ्रेंच इंजीनियर है जिन्होंने ये बुक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टाइल ऑफ लीडर्स आर बेस्ट इन ब्लेक एंड मॉर्टन्स मॉडल? ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल में कौन सा लीडर सबसे बेस्ट होता है? मिडिल ऑफ द रोड स्टाइल, कंट्री क्लब स्टाइल, प्रोड्यूस और पेरिस स्टाइल, टीम स्टाइल? ब्लेक एंड मॉर्टन मॉडल को हम लोग मैनेजरियल ग्रिड मॉडल भी कहते हैं क्योंकि वो ग्रिड में प्रेजेंटेड होता है। सबसे बेस्ट स्टाइल क्या होता है? यस, सभी का सही आंसर आया है, टीम स्टाइल। टीम स्टाइल में आपका रेशियो क्या होता है? 9:9। 9:9 का रेशियो होता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन भी अच्छा होता है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज प्रपोज्ड बाय? ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने दिया था? विलियम रेडिन, थॉमस कैरलिल, जॉर्ज ग्रांड, रॉबर्ट ब्लिक? वेरी गुड, कीप आंसरिंग। पद्मावती, जीता, गायत्री, ज्योत्सनामयी, सरस्वती, पिंकिना, ईशानी, लिपक, व्रज, अनिल, रश्मिता, वंदना, संगीता? वेरी गुड, कीप आंसरिंग। दीप्तिश्री, बहुत अच्छे। सो इट इज थॉमस कैरलिल। वेरी गुड दिलीप, थॉमस कैरलिल ने ग्रेट मैन थ्योरी दिया था। दे आर, ये कहते हैं कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। लीडर पैदाइशी लीडर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द अप्रोच ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग विच प्रिपेयर्स एंड सप्लाइज क्वालिफाइड पर्सनल इज? जो एजुकेशनल प्लानिंग में जहां पे क्वालिफाइड पर्सनल को रिक्रूट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सोशल डिमांड, सोशल जस्टिस अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच? कौन सा होगा? ये भी बिल्कुल सही और आसान सा सवाल था। यस, सभी का सही आंसर सी आया है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइड पर्सनल सप्लाई करना, उनको अपने पोस्ट पे रखना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45, विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू हर्स एंड ब्लैंकेट्स मॉडल? हर्स ब्लैंकेट मॉडल जो ट्राई डायमेंशनल मॉडल पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, ओके, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है? कोचिंग, डेलीगेटिंग, सपोर्टिंग, डायरेक्टिंग? कौन सा है? ओके, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल को हम और क्या कहते हैं, ये भी बता सकते हो आप लोग? इसको और क्या कहते हैं? हर्ष ब्लैंकेट मॉडल को और क्या कहते हैं? यस, सिचुएशनल मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट होता है कोचिंग स्टाइल। मैंने कहा था जब हर्ष ब्लैंकेट पढ़ाया था कि ये भी थ्योरी वही ब्लेक एंड मॉर्टन से ही रिलेट करके इसको बनाया गया है। सो बेस्ट इज कोचिंग। कोचिंग स्टाइल में क्या होता है? जैसे टीम स्टाइल में दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है, बोथ वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर यूं कह सकते हो टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 46, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज एलैबोरेटेड बाय? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने एलैबोरेट किया था? लूथर गुलिक एंड लिंडल वुरविक, हेनरी फ्योल एंड लूथर गुलिक, लिंडल वुरविक एंड हेनरी फ्योल, रॉबर्ट ब्लेक एंड लूथर गुलिक? ये भी बिल्कुल सही और बिल्कुल आसान सा सवाल था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किसने एलैबोरेट किया था? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आया। ए इज द करेक्ट आंसर। लूथर गुलिक एंड लिंडल वुरविक दोनों ने मिलकर के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया। Question number 47, a type of leader who takes all the decision by himself or herself is called? ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस भी किया था। एक लीडर है जो कि सभी प्रकार के डिसीजन वो खुद लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिव लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर, ऑथोरिटेटिव लीडर, बोथ ए एंड सी? यस, वेरी गुड, सभी का सही आंसर डी आया है। सो बोथ ए एंड सी, क्योंकि डायरेक्टिव लीडर जो है वो ही ऑथोरिटेटिव या फिर ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटर लीडर भी इनको कहा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 48,
हु इज अ गुड लीडर, कौन एक अच्छा लीडर है? वन हु इज टैलेंटेड, वन हु हैज कम्युनिकेशन एबिलिटी, वन हु इज केपेबल ऑफ लीडिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, बोथ ए एंड बी। देखते हैं कौन सा सही आंसर। वेरी गुड। दीपिका, संगीता, पिंकीना, पद्मावती, जोशना, ईशानी, जीता, टिकीना, व्रज, वंदना, दीप्तिश्री, रश्मिता, सरस्वती, लिपक, लिटिना, अनिल, बहुत अच्छे। सभी का आंसर सही आया है। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक, वेरी गुड दिलीप, एक अच्छा लीडर वह होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीड कर सके और एक कॉमन गोल अचीव कर सके। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। एसएमसी स्टैंड्स फॉर स्कूल मैनेजरियल काउंसिल, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, स्कूल मैनेजर्स काउंसिल। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी डेली डेली पढ़ते हो ये सब, तो वेरी गुड, सभी का सही आंसर आया है। इट इज बी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है, ये इसका सही मतलब एक्रोनिम है, एसएमसी। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ स्कूल द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मेक इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, टू रेगुलेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट, टू कोलैबोरेट विद द स्टाफ ऑफ द स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है? मैंने आज पहले से पढ़ाया था एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, वो ऑलरेडी हमारे क्लासेस में आप लोगों को बताया गया था। आज भी पहले मैंने बता दिया हाउ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। सो इसमें आपको बिल्कुल सही सा आंसर करना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर किए हैं। वेरी गुड। जीता, व्रज, ईशानी, वंदना, ज्योत्सनामयी, पद्मावती, संतोष, पिंकीना, संगीता, चेतना, दीपिका, सरस्वती, दिलीप, वर्षा, अनिल, प्रतिमा, लिपक, दीप्तिश्री, गायत्री, लिटिना, सबसे ये सभी हो सकते हैं, तो सभी ने सही आंसर किया है। वेरी गुड मोनालिशा। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है इंस्टीट्यूशन में पॉलिसी बनाना, रेगुलेट करना, लॉ एंड ऑर्डर को स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेट करना, ये सब कुछ होता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू ऑल। यस, वी विल अनाउंस द टॉपर राइट नाउ. So if you want to join the MCQ batch to avail 15 set of MCQs and 5 sets of model MCQ with most expected questions, you can contact us on this number and get enrolled today. Okay, अब बारी आती है टॉपर की। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस बार का टॉपर फिर से कौन हो सकते हैं? अगेन सेम नेम appears again. Yes, जीता is again the topper with 44 plus, एक मार्क तो ग्रेस मिला है सबको, तो 44 प्लस 1 45 का जो स्कोर है ये सबसे अच्छा स्कोर है इस बार का। तो मैनेजमेंट में 45 स्कोर किया है जीता ने, और वो इस बार के टॉपर है। वी कॉन्ग्रेचुलेट जीता वंस अगेन।